तब यहाँ न्यूज में कुछ मरे हुए लोगों के बारे में बताया जा रहा होता है और पुलिस को लग रहा होता है कि उन मर्डर्स के पीछे किसी एक पर्सन का हाथ है, जिस वजह से रेजी को लगने लगता है कि इसके पीछे मोनोनोकेज ही है। और फुओ भी इस बात पर एग्री करती है। और जीरो फुओ से पूछने लगता है कि अब अगर उसका काम खत्म हो चुका है तो आखिरकार वो वहाँ पर कर क्या रही है। तब फुओ जीरो को समझाती है कि वो जहाँ चाहे वहाँ पर रह सकती है, जिससे कि जीरो को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है कि उसके उस मैजिकल लोटस ने तो उसे मार ही डाला था। पर फुओ इससे मना करने लगती है और कहने लगती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मोनोनोकेज ह्यूमंस को क्यों खाते हैं। क्या तुम अब ये सवाल पूछ रहे हो? वो तो मैं इस वजह से जानना चाहता हूँ क्योंकि ये पागल मोनोनोके यहाँ पर बैठ के ह्यूमंस का खाना खा रही है। अपनी बकवास करना बंद करो। और वैसे भी मोनोनोकेस कुछ और चीजें भी खा सकते हैं, पर ह्यूमंस की वाइटल एनर्जी ही एक ऐसी चीज है जो कि मोनोनोकेस की पावर को बढ़ा देती है। वैसे जिस अमागी को हमने राघो की मेमोरीज में देखा था उसने भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही कहा था। तब उन्हें समझ में आ जाता है कि मोनोनोकेज इस टाइम पावर को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से ज्यादा ह्यूमंस को मार रहे हैं। और तभी न्यूज पर आने लगता है कि हिरासाका पर फोग आने की वजह से वहाँ के सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं शिबा तोको से मिलने चला गया होता है और उसने उसे कुछ रिपोर्ट्स दिखाई होती हैं। अभी के मिस्टीरियस डेथ्स ने हमें बहुत ज्यादा बिजी रखा हुआ है, तो जल्दी बताओ कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्या तुम मुझे ये बेकार सी रिपोर्ट दिखाने लाए हो? ये तुम्हें बेकार लग रही है जबकि तुमने ही इस ट्रेनिंग का प्रस्ताव रखा था। ये सबको छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है? तो शिवा उसे राघो के पास्ट के बारे में सब कुछ बता देता है, जिस वजह से तोको को भी इस चीज में इंटरेस्ट आ जाता है और शिवा कहने लगता है कि क्या वो इसके बदले में टेम्पल वाले इंसिडेंट को भूल सकते हैं। तो क्या तुम इसी वजह से यहाँ पर आए हो? मैं सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर नहीं आया हूँ। जिन मरे हुए लोगों की तुम इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम भी तुम्हारा उसमें साथ दे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। जरा मेरी बात तो सुनो। मेरी टीम ने ये साबित कर दिया कि वो चीजों को संभाल सकते हैं और वैसे भी जिस केस में मोनोनोके होते हैं वो तो हमारी जुरिडिक्शन में ही होना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस केस को हमें हैंडल करना चाहिए और अगर तुम्हें उनका काम पसंद नहीं आया तो तुम बाद में मुझे फायर कर सकती हो। तोको को तो कीड़ा का फोन आ जाता है, जिस वजह से उसे हिरासाका की फोग के बारे में पता चलता है और उसके पास शिवा के प्रपोजल को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि वो फॉग मोनोनोकेस की वजह से होती है। और यहाँ न्यूज में दिखाया जा रहा होता है कि वहाँ पर कोई केमिकल अटैक हुआ है, जिस वजह से लोगों को वहाँ से दूर रखा जा रहा होता है। तो हम देखते हैं ये सारा कवर अप का काम ब्यूरो का होता है ताकि पब्लिक को मोनोनोकेस के बारे में पता ना चले। और ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि मोनोनोकेस ने काफी डिकेड से लोगों पर हमला नहीं किया होता, जिस वजह से लोगों को मोनोनोकेस याद ही नहीं होते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता होता कि आखिरकार उन्हें हैंडल कैसे किया जाता है। जिस वजह से ये शिवा की टीम का लकी डे होता है और शिवा ब्लैक टॉर्च को सब कुछ संभालने के लिए कहता है। चलो फिर अब मैं तुम्हें सबको समझा देता हूँ। हिरासाका का पूरा टाउन अफेक्ट हो चुका है और अंदर और बाहर जाने के रास्ते भी ब्लॉक हैं। हमें ये तो नहीं पता कि फॉग के अंदर चल क्या रहा है, पर इन सब के पीछे मोनोनोकेस का ही हाथ है और अब बहुत सारे लोग भी अंदर फंस गए हैं। यहाँ की फॉग बहुत ज्यादा डेंस है, पर तुम्हारे ये कपड़े स्पेक्ट्रल पावर को न्यूट्रलाइज करते हैं, जिस वजह से तुम फॉग के अंदर घुस पाओगे और उसके बाद तुम्हारे 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करना, दूसरा फॉग को हटाना और तीसरा दुश्मन को कैप्चर करना। मुझे शक है कि कोई ये सब कुछ करवा रहा है, तो इसलिए मैं दुश्मनों को पकड़कर उनके बॉस के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना चाहता हूँ और जो भी यहाँ पर होगा मैं उसकी फुल अथॉरिटी लेता हूँ। तो इसलिए अब अंदर जाके तुम तीनों को ही सब कुछ संभालना है और हाँ, नॉर्मल तरीके से हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो इचिका शिवा से पूछने लगती है कि अगर वो लोग अंदर जाके एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं कर सकते तो आखिरकार वो एक दूसरे की मदद करेंगे कैसे, जिस वजह से फुओ उन्हें बताने लगती है कि इसमें वो उनकी मदद करेगी और इसी वजह से वो उन्हें अपने लोटस की पंखुड़ियां दे देती है, जिससे कि फुओ बाहर ये जान पाएगी कि आखिरकार अंदर क्या चल रहा है। तब वो तीनों सोचने लगते हैं कि क्या उन्हें सच में लोटस की पंखुड़ियों को खा लेना चाहिए, जिस वजह से फुओ उन्हें जल्दी करने के लिए कहने लगती है और शिवा भी उन्हें जल्द से जल्द अंदर जाके लड़ाई को शुरू करने के लिए कहता है। तब उनके अंदर घुसते ही एक मोनोनोके नारुको को उन तीनों का एहसास हो जाता है, जिस वजह से वो इसके बारे में अपने साथियों को बता देती है। तब कनावा कहने लगता है कि अगर वहाँ पर सिर्फ 3 ही लोग आए हैं तो उनका टीम अप करने का कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि वो उन्हें तो अकेले ही संभाल सकता था। तब कनावा अपने एक और साथी रोरन से पूछने लगता है कि आखिरकार उनका लंच कैसा चल रहा है। मैंने अब तक 200 ह्यूमंस को इकट्ठा कर लिया है, पर किसने सोचा था कि इन्हें जिंदा पकड़ने में इतना ज्यादा टाइम लगेगा। ह्यूमंस तभी अच्छे होते हैं जब वो फ्रेश होते हैं, क्योंकि अगर ये मर जाएंगे तो इनकी ये प्यारी सी वाइटल एनर्जी खत्म होने लगेगी। चाहे जो मर्जी हो, पर तुम्हें खाने के मामले में इतना पिकी नहीं होना चाहिए और फिलहाल तुम्हें वो सब कुछ खाना चाहिए जो तुम्हारे सामने है। अपनी बकवास बंद करो और वैसे भी इन सिरों को खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं है। कनावा, मुझसे एक गलती हो गई है। यहाँ पर सिर्फ 3 लोग ही नहीं आए हैं बल्कि उनके साथ एक कैट भी आई है। तब ये सुनकर कनावा खुश हो जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि राघो वहाँ पर आ चुका है, जिस वजह से अब वो अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सकता है क्योंकि उन्हें राघो को ही वहाँ आने का इंतजार होता है। तब कनावा नारुको से राघो की लोकेशन के बारे में पूछने लगता है, पर नारुको सो चुकी होती है क्योंकि वो वहाँ के बैरियर को अकेले ही संभाल रही होती है। तब कनावा को नारुको की चिंता होने लगती है क्योंकि अगर राघो उसके ऊपर पहले हमला कर देगा तो उनका प्लान फेल हो जाएगा, जिस वजह से रोरन उसे
उसे चिंता करने से मना करता है क्योंकि नारुको के पास एक बॉडीगार्ड भी होता है। तब कनावा रोरन को उनके फूड का ध्यान रखने का कहकर खुद राघो को मारने के लिए निकल जाता है, पर रोरन उसे याद दिलाता है कि उनके बॉस ने राघो को मारने से मना किया है। तो यहाँ जीरो और उसके साथी नोटिस करते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग बेहोश पड़े हैं जो कि हिलाने पर भी नहीं उठ रहे हैं, जिस वजह से उन्हें लगने लगता है कि वो लोग किसी स्पेल के अंडर हैं। तब जीरो उस पर्सन को ढूंढने के लिए कहने लगता है जिसकी वजह से ये हाल हुआ होता है, पर इचिका उससे पूछने लगती है कि वो पूरी जगह तो फॉग से घिरी हुई है, तो आखिरकार वो लोग उन्हें ढूंढेंगे कैसे, जिस वजह से जीरो कहने लगता है कि उन लोगों को अलग अलग होकर तीनों डायरेक्शन में उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तब राघो भी अपनी नींद से उठ जाता है और कहने लगता है कि वहाँ की स्पेक्ट्रल एनर्जी तो सच में बहुत ज्यादा अजीब है। और तब राघो को देखकर इचिका को याद आता है कि वो राघो को मोनोनोके रेडार की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि राघो दूसरे मोनोनोकेस की स्पेक्ट्रल एनर्जी का पता लगा सकता है। तब राघो उन्हें बताता है कि उस जगह पर 4 स्पेक्ट्रल एनर्जीज हैं। तो क्या तुम उनकी लोकेशन के बारे में हमें कुछ बता सकते हो? फॉग और स्पेल की वजह से उनकी लोकेशन का पता लगाना मुश्किल है, पर मुझे ये पता है कि एक मोनोनोके सो रही है, दूसरा मोनोनोके ह्यूमंस के ऊपर स्पेल कास्ट कर है, और जो बाकी दो हैं उनकी स्पेक्ट्रल एनर्जी बाकी दोनों से ज्यादा है। तो फिर अब हम लोगों को अलग अलग होके ही उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तब जीरो को वहाँ पर कुछ क्रोस की आवाज आने लगती है, जिस वजह से वो उनसे बात करना स्टार्ट कर देता है। और उसे देखकर इचिका को ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि ये एक सपना हो, क्योंकि उसने ऐसे लोगों के बारे में सुना तो होता है पर उसने कभी भी किसी को ऐसा करते हुए देखा नहीं होता। तब जीरो उन क्रोस को अच्छा खाना खिलाता है, जिस वजह से वो सभी क्रोस उन्हें सभी मोनोनोकेस की लोकेशन के बारे में बता देते हैं। तब जीरो अपने साथियों को भी बताता है कि 2 मोनोनोकेस कुछ लोगों के साथ एक जगह पर है और बाकी 2 मोनोनोके पार्क के अराउंड घूम रहे हैं, जिस वजह से अब उन्हें 2 ग्रुप्स में बट जाना चाहिए। तो रैजी को ये सुनकर अच्छा लगता है और वो कहने लगता है कि वो इचिका के साथ उस जगह पर जाएगा जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और राघो और जीरो पार्क के पास जाएंगे। तब सभी लोग इस प्लान पर एग्री करते हैं और इचिका कहने लगती है कि जब वो लोग अपने वाले मोनोनोके को संभाल लेंगे तब वो लोग जीरो की मदद करने आ जाएंगे, जिसके लिए जीरो तैयार हो जाता है। पर तभी राघो को कुछ एहसास होता है और हम देखते हैं कनावा वहाँ पर पहुँच जाता है, जो कि राघो को देखकर बहुत खुश हो जाता है। लगता है अब हमें प्लान को बदलना पड़ेगा। तुम दोनों स्प्लिट हो जाओ और पार्क और उस जगह पर चले जाओ जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और मैं और राघो इस बंदे को यहाँ पर संभालते हैं। रुको जरा, हम सभी लोग मिलकर इसे हरा सकते हैं। ये हमारे लिए यहाँ पर आया है तो इसलिए हम इसे संभाल लेंगे। तो इचिका और रैजी गायब होकर वहाँ से चले जाते हैं, जिससे कि कनावा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि ह्यूमंस तो सिर्फ ग्रुप्स में ही हमला करते हैं। पर तभी जीरो उसे चुप रहने के लिए कहता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब यहाँ इचिका रोरन के पास पहुँच गई होती है और उसे स्पेल को हटाने के लिए कहती है, पर रोरन इसके लिए मना कर देता है, जिस वजह से इचिका उसे मारने के लिए भी तैयार हो जाती है। तब यह रैजी भी पार्क के पास पहुँच गया होता है और उन दोनों मोनोनोके को धमकी देता है कि अगर वो लोग उसकी बात नहीं मानेंगे तो वो उन्हें अरेस्ट करने की जगह मार डालेगा। तब यहाँ कनावा भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और जीरो से पूछने लगता है कि क्या उसे सच में लगता है कि वो उससे ज्यादा ताकतवर है, जिस वजह से जीरो उसे लड़के ये पता करने के लिए कहता है। तब कनावा जीरो के ऊपर हमला कर देता है, जिससे कि जीरो बच जाते हैं और कनावा उस पर और भी ज्यादा हमले करना स्टार्ट कर देता है, जिससे हर बार जीरो बच जाता है। मुझे लगा ही था कि ये बंदा फाइट के टाइम अपने ब्रेन से ज्यादा मसल का इस्तेमाल कर रहा है, जिस वजह से इसके अटैक बहुत ज्यादा सिंपल है। तो इसलिए अगर मैं बिल्कुल लास्ट सेकंड पर इसके हमले से बचूंगा तो मैं इसके ऊपर हमला कर सकता हूँ। तब जीरो सही टाइम देख के कनावा पर हमला कर देता है ताकि वो उसे एक ही स्ट्राइक में खत्म कर सके। पर हम देखते हैं कनावा जीरो और राघो के हमले को रोक लेता है और उस पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे देखकर जीरो हैरान हो जाता है। तब कनावा अपनी पावर से जीरो को जमीन के अंदर धंसाने की कोशिश करने लगता है। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा समझदार मोनोनोके नहीं हूँ, पर मैं एक बुल की तरह किसी पर भी हमला कर सकता हूँ और अपने वेट से किसी को भी क्रश कर सकता हूँ। तो क्या तुम्हें ये महसूस हो रहा है? अब तुम्हें एहसास होगा कि पिछले 100 सालों से हमने कितनी ज्यादा ह्यूमिलेशन को सहा है और उन सब का कारण तुम जैसे सीक्रेट एजेंट्स ही हो। मैं पहले एक डीमन गॉड था और मैं एक माउंटेन के ऊपर राज करता था और वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस मुझे ऑफरिंग दिया करते थे और मेरी प्रेयर किया करते थे, जिसके बदले में मैं उनकी लैंड को प्रोटेक्ट करता था। पर तब उसके बाद ओनी बावन आ गए, जिस वजह से वो प्रेयर्स रुक गई और उन विलेजर्स ने उन घटिया स्पाइस के साथ मिलके मुझे मारने का प्लान बना लिया, तो इसलिए मैंने इससे पहले उन्हें मार दिया। तो तुम्हें अब समझ में आया कि आखिरकार ह्यूमंस कितने ज्यादा घटिया होते हैं। वो तो बस हमें मारने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसलिए उस दिन के बाद हम मोनोनोके ने भी उस दिन का इंतजार किया जब ह्यूमंस हमारे बारे में भूल जाएंगे और उनी बावन भी उतना ताकतवर नहीं रहेगा ताकि हम इस दुनिया के ऊपर राज कर सकें। तो वक्त आ चुका है जब हम इस दुनिया के ऊपर राज करेंगे और ऊपर से जिस पावर का तुम इस्तेमाल कर रहे हो वही राघो की पूरी पावर है, तो हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, जिस वजह से अब मैं तुम्हें सैक्रिफाइस करने वाला हूँ ताकि हमारा न्यू एरा बहुत ही अच्छा हो। तो यार रोरन भी कह रहा होता है कि ह्यूमंस को लगता है कि वही इस दुनिया पर राज करते हैं और
इचिका को यह भी बताने लगता है कि अगर वो उसे रोकना चाहती है तो उसे अपने एंसेस्टर्स की तरह अपने कदमों में बैठकर उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। तो इचिका रोरन के ऊपर हमला कर देती है, पर रोरन उसके हमले से बच जाता है और उसके ऊपर अपनी स्पेक्टर एनर्जी से हमला कर देता है। तो हम देखते हैं अचानक से वहाँ की सारी सीनरी चेंज हो जाती है, जिस वजह से इचिका हैरान हो जाती है। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि अगर तुम यहाँ से गिरोगी तो पक्का मारी जाओगी, क्योंकि मेरी स्पेल तुम्हारे माइंड के अंदर घुस चुकी है। मैंने बहुत से ह्यूमंस को बहुत सारे इल्यूजन्स दिखाए हैं जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा डरावने थे, और उसके बदले में उन्होंने मुझे बहुत कमाल की हंसी, आंसू और अजीब तरह के एक्सप्रेशंस दिखाए हैं, जिसके बाद वो स्पीचलेस हो गए हैं। तो ये कितना ज्यादा फैसिनेटिंग है ना। तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम थोड़े हिले हुए हो, और मैं तुम्हें बता दूं कि ह्यूमंस तुम्हारे खेलने की चीजें नहीं है। तो ये सुन के रोरन डिसाइड कर लेता है कि अब वो इचिका को अपने खेलने की चीज बना के रहेगा और उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तो इचिका उसके सारे हमलों से बचने लगती है और उसके हथियार को पकड़कर उसे उस जगह से नीचे फेंक देती है, जिस वजह से उसे लगता है कि अब रोरन नहीं बच पाएगा। पर तभी रोरन उसे बताता है कि वो उसी का इल्यूजन है, जिस वजह से हम देखते हैं रोरन अपने पीछे पंख उगा लेता है और इचिका कहने लगती है कि वो तो चीटिंग कर रहा है। तो रोरन सीनरी को चेंज करने के लिए इचिका को हाई स्कूल गर्ल के कपड़े पहना देता है, जिससे कि इचिका शर्माने लगती है और रोरन को इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। तो इचिका अपने आप को कंट्रोल करने लगती है, क्योंकि वो सब कुछ बस एक इल्यूजन ही होता है और वो इसमें रोरन को ही फंसाना चाह रही होती है। तो रोरन इचिका को और भी कॉस्ट्यूम पहनाने की बात कर रहा होता है, पर इचिका इससे मना कर देती है, क्योंकि वो अब उसके साथ और कोई गेम खेलना नहीं चाह रही होती, जिस वजह से हम देखते हैं इचिका गायब होके सीधा रोरन के ऊपर पहुंच जाती है, जिससे कि रोरन हैरान हो जाता है और इचिका उसके सींग को काट देती है, जिससे कि वो इल्यूजन खत्म हो जाता है। मोनोनोके अपने सींग की मदद से अपनी स्पेक्ट्रल एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, जिस वजह से अगर तुम अपना एक भी सींग खो दोगे तो तुम अपनी स्पेल को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये चाहे तुम्हारे लिए एक गेम होगी, पर हम ह्यूमंस बहुत ज्यादा सीरियस हैं, तो इसलिए हमारे साथ ऐसे खेलना बंद करो। तो यहाँ हम देखते हैं कनावा सिर्फ जीरो की जैकेट को ही क्रश कर पाया होता है, और हम देखते हैं जीरो के पास और भी ज्यादा पावर आ चुकी होती है, जिस वजह से वो राघो से इस बारे में पूछने लगता है, पर राघो को भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता और वो कहने लगता है कि जैसे उनके ऊपर से उनकी यूनिफॉर्म उतरी है वैसे ही राघो के अंदर पावर पैदा होने लगी है, जिस वजह से जीरो को ख्याल आता है कि शिबा ने उन्हें बताया था कि उनके कपड़ों के अंदर स्पेक्ट्रल न्यूट्रलाइजर है, और इसी वजह से जीरो को लग रहा होता है कि शायद वो न्यूट्रलाइजर राघो की एनर्जी को भी रोक कर रख रहा था। तब कनावा उन पर हमला कर देता है और राघो जीरो को बचाने के लिए कनावा के ऊपर हमला कर देता है, और हम देखते हैं राघो इस बार एक ही हमले में कनावा को बीच में से चीर देता है, जिस वजह से कनावा उसे मॉन्स्टर कहने लगता है। राघो आखिरकार ये क्या हुआ? ये तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग था। मैं तो बस उसके मुक्के को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, पर ये स्ट्रेंथ ब्लॉकिंग के लिए तो ज्यादा ही थी। आखिरकार मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एकदम से कैसे हो गया? क्या इसका उस जैकेट के साथ कोई लेना देना है? पर उससे तो इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, और मुझे लगा कि जैसे वो जैकेट हमसे हटी है वैसे ही मेरे अंदर से सब कुछ आजाद हो गया है। तो क्या इसका मतलब मेरी पावर इंक्रीज हो रही है? डेथ ऑब्सिडियन ने जितनी भी पावर को एब्जॉर्ब किया था, मेरी पावर उससे कई गुना बढ़ के वापस आई है। पर आखिरकार ये कैसे हो सकता है? रुको जरा, मोनोनोकेस की पावर तो तभी बढ़ती है ना जब हम ह्यूमंस की वाइटल एनर्जी को खाते हैं। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। मैं और जीरो एक ही बॉडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और चाहे मुझे इसका एहसास हो या ना हो, पर मैं इतने टाइम से जीरो की वाइटल एनर्जी को ही खा रहा हूँ। तब यहाँ रेजी नारुको के बॉडीगार्ड को अपनी तलवार को नीचे रखने के लिए कहता है और उसे आखिरी वार्निंग दे रहा होता है, पर तभी वो बॉडीगार्ड अपनी तलवार के कवर को हटा देता है, जिस वजह से रेजी उस तलवार को पहचान जाता है, क्योंकि वो तलवार वही होती है जो कि उसके भाई के पास होती है, और तभी वो बंदा रेजी के ऊपर हमला कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।